नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपको मिलता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस। ये सभी जो है आपको यहां पर रोटेशन वाइज मिलती है। और यहां पर सभी एमसीक्यू दोस्तों एक्सप्लेनेशन देकर काफी अच्छे ढंग से समझाया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 25 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है, विनम्र विनती है कि आप इस सेशन को काफी सहनशीलता के साथ पूरा देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा ईरान से होकर नहीं गुजरती है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा किसे कहते हैं तो याद रख लीजिएगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य रेखा कहा जाता है। और यह भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है दोस्तों? याद कर लीजिएगा, कर्क रेखा जो है 16 देशों से होकर गुजरती है। वे देश कौन कौन से हैं दोस्तों? आइए देख लेते हैं। मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और म्यांमार, इन सभी देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? कर्क रेखा दोस्तों याद रखिएगा ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ब्राजील से होकर नहीं गुजरती है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2, ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता रहता है, कहाँ है? आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या न्यूजीलैंड? ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओल्ड फेथफुल गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका की किस प्रांत में है दोस्तों? व्योमिंग प्रांत में है। किस प्रांत में है? व्योमिंग प्रांत में है। और पार्क की बात कर लिया जाए तो कहां पर है? येलो स्टोन पार्क में है। येलो स्टोन पार्क में है। इसका नाम किसके द्वारा रखा गया था? हेनरी डी वासवर्न द्वारा। हेनरी डी वासवर्न द्वारा इसका नाम रखा गया था। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 44 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। क्लियर? चलिए, ये रहा आपका ओल्ड फेथफुल गीजर येलो स्टोन पार्क में। येलो स्टोन पार्क। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन है? यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर कौन है?
आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मारमारा सागर जो है यूरोपियन तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करता है। दोस्तों वह कौन सा सागर है जो एशियन तुर्की को यूरोपियन तुर्की से अलग करता है? सी ऑफ मारमारा। क्लियर? सी ऑफ मारमारा जो है दो तरफ से खुलता है दोस्तों। एक तरफ ब्लैक सी में खुलता है और ब्लैक सी से किस संधि द्वारा जुड़ता है? बॉस्फोरस जल संधि द्वारा जुड़ता है। वहीं पर यह दूसरी तरफ एजियन सी में खुलता है और किस संधि द्वारा जुड़ता है? डारडेनिल्स जल संधि द्वारा यह जुड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आरआरबी एएसएम गुड्स गार्ड्स 2004 में पूछा हुआ सवाल है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? आंसर इज द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि कम आर्द्रता होती है इस कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। आंसर इज द ऑप्शन सी। मेघ गर्जन जो है क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सबसे निचली परत है। इसमें आर्द्रता, जल, धूलकण और सभी मौसमी घटनाएं इसी मंडल में होती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर याद कर लीजिएगा। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? 18 किलोमीटर होती है। और ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 किलोमीटर होती है। क्लियर? क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई की बात कर लिया जाए तो 10 से 12 किलोमीटर है। और इसके ऊपर कौन सी परत पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल। समताप मंडल इसके ऊपर पाई जाती है। क्लियर? सबसे निचली परत कौन है दोस्तों? क्षोभ मंडल है। 0 से 12 किलोमीटर यानी 12 किलोमीटर ऊंचाई तक यह विस्तृत होती है। दूसरा मंडल कौन है? समताप मंडल, 12 से 50 किलोमीटर। मध्य मंडल की बात कर लिया जाए तो 50 से 80 किलोमीटर। ताप मंडल 80 से 700 किलोमीटर। और सबसे ऊपर वायुमंडल पाया जाता है 700 से 1,90,000 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। क्लियर? चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय या घास भूमियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेल्ड कहा जाता है। क्लियर? दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है तो वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। क्लियर? ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? कैंपास कहा जाता है। और अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। सिलवास किसे कहा जाता है दोस्तों? भूमध्य रेखीय जलवायु घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? सेलवास कहा जाता है। क्लियर? एस्टेपी की बात कर लिया जाए दोस्तों, एस्टेपी की बात कर लिया जाए तो एशिया और यूरोप के घास के मैदानों को एस्टेपी कहा जाता है। बुग्याल उत्तराखंड के घास के मैदान को कहा जाता है। पटाना श्रीलंका के घास के मैदान को कहा जाता है। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वींसलैंड कहा जाता है। और दक्षिण पूर्वी घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। क्लियर? कैंटरबरी किसी का कहाँ का घास मैदान है दोस्तों? न्यूजीलैंड का घास मैदान है। न्यूजीलैंड का घास के मैदान को क्या कहा जाता है? कैंटरबरी कहा जाता है। और यह कैंटरबरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करती है?
आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कॉफी के उत्पादन पर निर्भर करती है। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? आंसर इज द ऑप्शन डी, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। किस देश का हिस्सा है दोस्तों? यूएसए का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। इसमें 8 जो है मुख्य द्वीप है और 15 जो है छोटे छोटे द्वीप हैं। इस द्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? होनोलुलु इसकी राजधानी है। होनोलुलु इसकी राजधानी है और होनोलुलु को ही याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का चौराहा के नाम से जाना जाता है। हवाई द्वीप किसका भाग है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। क्लियर? होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड की बात कर लिया जाए दोस्तों, थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। क्लियर? इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? इसका प्राचीन नाम सियाम है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? सियाम के नाम से जाना जाता है। इसके पूरब में आपको देखने को मिलता है लाओस और कंबोडिया, पश्चिम में म्यांमार और दक्षिण में मलेशिया देश देखने को मिलता है। इसकी राजधानी कहाँ है दोस्तों? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। क्लियर? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री रास्ता कौन है? विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री रास्ता कौन है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री रास्ता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो दुनिया में सबसे व्यस्तम समुद्री जल मार्ग है। यह मार्ग जो है दुनिया के 2 औद्योगिक रूप से विकसित भागों को जोड़ता है। क्लियर? किसको किसको जोड़ता है दोस्तों? यूरोप को अमेरिका से जोड़ता है। क्लियर? याद रख लीजिएगा दोस्तों, विश्व की 1/4 विदेशी व्यापार जो है इसी मार्ग से होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जावा द्वीप जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। जावा द्वीप इंडोनेशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है दोस्तों। क्लियर? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आपको इसी द्वीप पर देखने को मिलता है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है बोरोबुदुर का मंदिर। किसका मंदिर दोस्तों? बोरोबुदुर का मंदिर यहीं पर आपको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सन 1883 में विश्व के किस देश में सर्वप्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्लियर? संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। ठीक है, इसमें कितने राज्य हैं? इसमें कुल 50 राज्य आपको देखने को मिलता है। इसके पूरब में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। क्लियर? दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। दूसरे नंबर पर कनाडा का स्थान है और तीसरे नंबर पर चीन का स्थान है, जबकि चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान है। इसकी राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी
इसकी राजधानी है। जहां डीसी का क्या अर्थ है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहता है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो पृथ्वी पर खींचा हुआ एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? यहां पर दिन रात क्या होते हैं दोस्तों? यहां पर दिन रात बराबर होते हैं। इसी के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। टी मापक या टी स्केल पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। क्लियर? चक्रवात क्या होता है दोस्तों? चक्रवात जो है निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। क्या होता है? निम्न वायु दाब का केंद्र होता है। क्लियर? इसमें हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चलती है। चक्रवात जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घूमता है। क्लियर? और ये चक्रवात जो है दोस्तों काफी विध्वंसकारी होते हैं। क्या होते हैं? काफी विध्वंसकारी होते हैं। और बता चुका हूं दोस्तों, हवाएं जो है बाहर से केंद्र की ओर चलती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को सर्वाधिक निकट है? आंसर इज द ऑप्शन बी। बेरिंग जल डमरू मध्य जो है भूमध्य रेखा के काफी नजदीक है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच, याद कर लीजिएगा, प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामुयोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? 1884 में किया गया था। वाशिंगटन में एक संपन्न सम्मेलन में इसका निर्धारण किया गया था। क्या होता है दोस्तों? जब कोई जलयान इसके पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उस तिथि में एक दिन जोड़ लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? ऐड कर लिया जाता है। और यदि वह पूरब की ओर यात्रा करता है तो एक दिन क्या कर लिया जाता है? एक दिन घटा लिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा याद कर लिया जाएगा दोस्तों, पूरी तरह सीधा नहीं है बल्कि यह कई जगहों पर मुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? मुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? आंसर इज ऑप्शन बी। एंडीज पर्वतमाला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की बात कर लिया जाए दोस्तों तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलती है दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर यह फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ यह फैला हुआ है। क्लियर? इसकी कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। टिटिकाका झील यहीं पर आपको देखने को मिलता है एंडीज श्रृंखला में। क्लियर? एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है दोस्तों? सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? एंकाकागुआ। एंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर।
क्लियर। इसके पूरब में अटलांटिक ओशन और पश्चिम में पैसिफिक ओशन आपको यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के छोटे दिन एवं सबसे छोटी रातें होती है। इक्विनॉक्स क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, जब दिन और रात की अवधि समान होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स कहा जाता है। और यह कब होता है? जब सूर्य जो है सीधे भूमध्य रेखा पर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्लियर। तब क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। क्लियर। ये पूरे वर्ष में 2 बार होता है, घटित होता है दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर। इस डेट को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। क्लियर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, संध्या का तारा किसे कहा जाता है? शनि, मंगल, शुक्र या बृहस्पति? संध्या का तारा किसे कहा जाता है दोस्तों? संध्या का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शुक्र को संध्या का तारा कहा जाता है। शुक्र की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सूर्य से दूसरा ग्रह है, सूर्य से दूसरा ग्रह है। क्लियर। और सूर्य से नजदीक ग्रह कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 225 पृथ्वी दिनों में करता है। ये पृथ्वी से समान आकार, याद कर लीजिएगा, समान आकार और समान घनत्व होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। और सबसे गर्म होने का कारण क्या है दोस्तों? यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा होती है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का संबंध किस नदी से है? ग्रैंड कैनियन का संबंध किस नदी से है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ग्रैंड कैनियन का संबंध कोलोराडो नदी से है। ग्रैंड कैनियन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये काफी गहरी खाई होती है। क्या होती है दोस्तों? गहरी खाई होती है। किस देश में स्थित है? यूएसए में है। यूएसए के एरिजोना प्रांत में स्थित है। किस प्रांत में स्थित है दोस्तों? एरिजोना प्रांत में स्थित है। ठीक है। और एरिजोना प्रांत से ही कोलोराडो नदी गुजरती है और इसी के धारा से विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया गया है। एनडीए 1999 का सवाल है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। ये ग्रैंड कैनियन है दोस्तों, इसकी गहराई काफी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? यह भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा हुआ सवाल है। तुर्की के उत्तर में कौन सा सागर है? आंसर इज द ऑप्शन ए। तुर्की के उत्तर में काला सागर देखने को मिलता है। काला सागर की बात कर लिया जाए दोस्तों तो एक महाद्वीपीय समुद्र है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,36,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसके दक्षिण पूर्व में यूरोप, काकेसस पर्वत और अनातोलिया का पठार देखने को मिलता है। अनातोलिया का पठार देखने को मिलता है। क्लियर। यह काला सागर जो है दोस्तों मारमरा सागर से जुड़ता है। किस सागर से जुड़ता है? मारमरा सागर से जुड़ता है। किस संधि द्वारा? बॉस्फोरस जल संधि द्वारा। बॉस्फोरस जल संधि द्वारा यह मारमरा सागर से जुड़ता है। काला सागर के पश्चिम में कौन सा देखने को मिलता है दोस्तों? काला सागर के पश्चिम में कौन सा देश देखने को मिलता है?
बुल्गारिया, बुल्गारिया, रोमानिया, रोमानिया। उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिलता है रूस, यूक्रेन, यूक्रेन। दक्षिण पूर्व में तुर्की देश देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति, राजस्थान में एक जल विभाजक, चीन की दीवार या रॉकी पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत की एक श्रृंखला। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? आंसर इज द ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित क्वींसलैंड के पूरब में स्थित है। ठीक है, क्या है? मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहा जाता है, पानी का बगीचा भी कहा जाता है। कितना मील में फैला हुआ है? 1400 मील में यह फैला हुआ है। इसे वर्ष 1981 में, याद कर लीजिएगा, विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रिपीटेड सवाल हो गया दोस्तों। कम आर्द्रता के कारण जो है नहीं बरसते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। मोंटाना वन कहां पर पाए जाते हैं? कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। दोस्तों यूरेनियम का उत्पादक 50 वर्षों से करता आ रहा है। कितने वर्षों से करता आ रहा है दोस्तों? 50 वर्षों से करता आ रहा है। और यहां पर दुनिया के कुल भंडार का 12% भंडार जो है यूरेनियम का है। कजाकिस्तान की बात कर लिया जाए दोस्तों तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? अस्ताना इसकी राजधानी है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 25। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहां पर याद कर रख लीजिएगा, माओरी न्यूजीलैंड की जनजाति है। माओरी जो है न्यूजीलैंड की मूल जनजाति है। क्लियर? पापुआंस पापुआ न्यू गिनी की जनजाति है। पापुआ न्यू गिनी की जनजाति है। किकियू कहाँ की जनजाति है दोस्तों? किकियू अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है जो मुख्य रूप से केनिया में पाई जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एबरजीनस कहा जाता है। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों मेरी वीडियो डेली 11 बजे दिन को आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी करवाई जाती है, तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।